नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा और लक्ष्य मनीष पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपका अग्निवीर का पेपर बहुत नजदीक आ रहा है, यूपी पुलिस री एग्जाम का भी आपका भी पेपर होने वाला है बहुत जल्द। तो चले, आज भाषा से लेकर कुछ प्रश्न है कि संविधान में, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं है, कितनी मूल भाषाएं थी, कितनी भाषाएं जोड़ी गई और कब कब भाषाएं जोड़ी गई। तो चलिए, एक छोटी सी 5 मिनट से 7 मिनट की वीडियो में क्लास में हम आपको बताते हैं कि सभी भाषाओं के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले भाषा की। अगर भाषा को लेके हम बात करेंगे तो भाषा हमारी किस अनुसूची में होगी, तो भाषा के लिए हम बात करेंगे, भाषा के लिए अनुसूची 8। भाषाएं हमारी अनुसूची 8 में है। अनुच्छेद की, आर्टिकल की हम बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में हमारी भाषाएं है, तो केवल अगर अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद हमें बताते हैं हमारी भाषाओं के बारे में, कहां पर हमें किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्या हमारी भाषा होगी, अपनी भाषा का हमें कैसे विस्तार करना चाहिए। तो बात करेंगे मूल भाषा हमारी। अगर मूल भाषा की बात करेंगे, मूल भाषा हमारी कितनी थी जब संविधान का निर्माण हुआ, उस समय कितनी हमारी भाषाएं थी, तो तब हमारी भाषाएं थी 14। वर्तमान की अगर बात करेंगे, वर्तमान में कितनी हमारी भाषाएं हैं, तो वर्तमान में हमारी भाषाएं हैं 22। अब 22 भाषाओं में सबसे पहले ध्यान से देखेंगे बात को। सबसे पहले हमारी मूल भाषा 14 थी, उसके बाद 22 भाषा है, तो कितनी भाषाएं और जोड़ी गई, तो 8 भाषाएं और जोड़ी गई। प्रश्न केवल यही से बनेंगे कि जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, ये कब कब जोड़ी गई, किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। ध्यान से समझेंगे बात को। अगर संविधान में कोई भी चीज अलग से ऐड की गई, कोई भी चीज अलग से जोड़ी गई है, तो वो किसी ना किसी संविधान संशोधन करके, संविधान में कोई संशोधन करके और कोई नया किसी वर्ष में कोई संविधान संशोधन किया गया, जिस नंबर का भी वो संशोधन होगा, कोई ना कोई चीज हमने जोड़ी गई। फिलहाल की हम बात करेंगे, केवल बात भाषा को लेकर करें तो भाषा को लेकर भी हमने 8 भाषाएं अलग से जोड़ी, तो जिनकी हमें जरूरत थी। अब जो ये 8 भाषाएं हमने जोड़ी है, किस किस तरीके से, कितनी बार में हमने 8 भाषाएं जोड़ी, तो अगर प्रश्न ये बनेगा कि संविधान में हमने कितनी भाषाओं को और जोड़ा, तो संविधान में हमने 8 भाषाओं को जोड़ा। कितने संविधान संशोधन के तहत, तो 3 संविधान संशोधन के तहत। इस बात को ध्यान रखेंगे कि भाषा को लेकर 3 संविधान संशोधन हुए, जिसमें हमारी 8 भाषाएं जोड़ी गई। और वर्तमान में भाषा की बात करेंगे तो वर्तमान में हमारी जो भाषाएं है, कुल भाषा, वो हमारी 22 है। अब 14 से कैसे 22 भाषा कब कब जोड़ी गई, एक बार इन्हीं को देख लेंगे। केवल ध्यान रखेंगे कि पहले हमारी भाषाएं थी 14 और अब हमारी भाषाएं हो गई 22। तो एक बार इसका रिवीजन करेंगे कि संविधान में जो हमारी भाषाएं है, भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो अनुसूची 8। किस अनुच्छेद से और किसके बीच में, किसके मध्य आती है, तो 343 से 351 अनुच्छेद तक हमारी भाषाओं का उल्लेख किया गया। चलो दोस्तों, देखते हैं, जब 14 भाषाएं पहले थी, तो उसके बाद सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो ध्यान से समझेंगे। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, और 1967 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसमें सबसे पहले संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जिसमें सबसे पहले संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन हुआ, और 71वां संविधान संशोधन हमारा 1992 में हुआ, 1992 में। इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। नंबर 1 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 2003 में। 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन हमारा हुआ 2003 में। और इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो ध्यान रखेंगे इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और 4 भाषा कौन कौन सी थी हमारी, तो बोडो,
डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को सबसे अंत में जोड़ा गया। तो एक बार देखेंगे, अगर कोई आपसे ये प्रश्न करेगा, अगर पेपर में ये प्रश्न दिया गया कि संविधान में किस संशोधन के तहत सबसे पहली बार किसी भाषा को जोड़ा गया, तो सबसे पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। या पहले संविधान सबसे पहले संशोधन के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो 1 भाषा को जोड़ा गया। सबसे बाद में संशोधन के तहत कितनी भाषाओं को हमारी भाषा में ऐड किया गया, हमारे संविधान की भाषा है तो उसमें ऐड किया गया, तो 4 भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। अगर इस क्रम से पूछा गया आपसे प्रश्न कि सबसे पहले कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, तो 1 भाषा को, उसके बाद कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, फिर 3 भाषा जोड़ी गई, उसके बाद कितनी भाषाएं जोड़ी गई, फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई, एक बार और समझेंगे ध्यान से। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। और 1 और 3 4 और 4 8, तो कुल कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 8 भाषाओं को जोड़ा गया। और हमने आपको बताया कि मूलतः भाषा कितनी थी संविधान में, 14 थी, और वर्तमान में भाषा कितनी है अभी भी, तो वर्तमान में अभी भी हमारी 22 भाषाएं हैं। तो ध्यान रखेंगे भाषाओं को लेकर अगर कोई भी प्रश्न की बात करेगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 तक हमें क्या बताता है, तो एक नजर इस पर भी मारेंगे। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, बात कर रहे थे अनुच्छेद 343 से 351 तक। एक बार जो भी हमने कराया उसका रिवीजन कराएंगे। कह रहा है कि भाग ये भाषा की अगर बात करेंगे तो किस अनुसूची में है, तो भाषा हमारी अनुसूची 8 में है। किस किस अनुच्छेद के तहत आती है, तो 343 से 351 के बीच में हमारी भाषाओं का उल्लेख किया गया। अभी भाषाएं मूलतः भाषा हमारी कितनी थी, मूलतः हमारी भाषाएं 14 थी और वर्तमान में हमारी भाषाएं है 22। तो कितनी भाषाओं को हमने जोड़ा, तो 8 भाषाएं को हमने जोड़ा। किन किन कौन कौन सी भाषाएं थी, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत हमने सिंधी भाषा को जोड़ा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हमने बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को जोड़ा। ऐसे ही हमारी भाषा 14 से 22 हो गई। अब भाषाओं के बारे में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताते हैं। तो देखते हैं कि 343 से 351 के बीच में भाषाओं में दिया क्या क्या गया है। अगर बात करें 343 में, तो अनुच्छेद 343 हमें यह कहता है कि हमारे संघ की एक राजभाषा होगी। हमारे संघ की एक राजभाषा होगी। ये बात हमें कौन बताता है, तो 343। 344 की बात करेंगे तो 344 राजभाषा को लेकर एक आयोग बनाया गया है। राजभाषा को लेकर एक आयोग बनाया गया, और राजभाषा आयोग, वही आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो 344 के तहत। पेपर के आधार पे अगर बात करेंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो राजभाषा आयोग हमारा 344 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बात करेंगे 345 अनुच्छेद 345, तो अनुच्छेद 345 हमें राज्य की राजभाषा के बारे में बताता है। राज्य की राजभाषा, जब प्रश्न यही आ गया कि राज्य की राजभाषा, तो अपने राज्य उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा की हम बात करेंगे तो वही है, इसका नाम आप सबसे पहले लोगे हिंदी। लेकिन हिंदी के बाद एक को और बनाया गया और वो है हमारी उर्दू। अब यही हमारी राजभाषा है उत्तर प्रदेश की, यही है हमारी बिहार की। बात करेंगे उत्तराखंड की। अगर उत्तराखंड की, तो एक तो है हिंदी और दूसरी है हिंदी के साथ साथ संस्कृत। एक बार ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद 343 बताता है कि संघ की एक राजभाषा होगी। 344 हमें बताता है कि राजभाषा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, और 345 हमें बताता है कि किसी राज्य की अपनी विशेष राजभाषा होगी। जैसे अपने उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हिंदी और एक और उसके अलावा उर्दू। सेम यही बिल्कुल बिहार की। उत्तराखंड की बात करेंगे तो हिंदी और साथ साथ हमारी संस्कृत। तो 344, 343, 344 और 345। इसके बाद आगे देखेंगे 346।
बात करेंगे अनुच्छेद 346 की, तो अनुच्छेद 346 हमें क्या बताता है। इसके बाद पत्राचार की भाषा, अनुच्छेद 346 और 346 अनुच्छेद हमें क्या बताता है कि पत्राचार की भाषा। अब समझेंगे कि शब्द आ गया पत्राचार की भाषा। अब पत्राचार की भाषा का मतलब ये नहीं है कि जो हम चिट्ठी पत्र भेजते थे पहले उसमें जिस भाषा का हम प्रयोग करते वो अनुच्छेद 346 के अंतर्गत है। इस पत्राचार की भाषा का मतलब ये है अगर एक राज्य किसी दूसरे राज्य को कोई पत्र भेज रहा है या केंद्र किसी अन्य राज्य को या राज्य किसी केंद्र को कोई पत्र भेज रहा है किसी भी समस्या को लेकर, तो उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उसे बोला गया पत्राचार की भाषा। तो केंद्र या राज्यों के मध्य या राज्य और राज्यों के मध्य जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे पत्राचार की भाषा कहते हैं। और यही पत्राचार की भाषा किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 346 के तहत है। बात करेंगे अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 347। तो अनुच्छेद 347 के अंतर्गत क्या है, तो अनुच्छेद 347 के अंतर्गत है कि किसी राज्य द्वारा, अगर जैसा उत्तर प्रदेश में पहले हिंदी थी, हिंदी के बाद उर्दू बनाई गई, ऐसे ही अगर कोई राज्य किसी विशेष भाषा की मांग कर रहा है, तो कोई भी राज्य किसी विशेष भाषा की मांग करनी है तो किस अनुच्छेद के तहत वो मांग कर सकता है, तो वो कर सकता है अनुच्छेद 347 के तहत। तो किसी राज्य द्वारा विशेष भाषा की मांग, किसी राज्य द्वारा विशेष भाषा की मांग, किसी राज्य द्वारा विशेष भाषा की मांग किस अनुच्छेद में है, तो किसी राज्य द्वारा विशेष भाषा की मांग, ये बताते हैं अनुच्छेद 347। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 348। और जैसे हमने अनुच्छेद 344 बताया था कि बहुत महत्वपूर्ण है राजभाषा आयोग, ऐसे ही इसे भी इंपोर्टेंट कर लेंगे क्योंकि 348 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए 344। और 348 हमें क्या बताता है जो इतना महत्वपूर्ण है, 348 हमें बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की भाषा बोल लेंगे या राजभाषा बोल लेंगे, राजभाषा बोलेंगे तो और अच्छा सा लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है, तो ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा इंग्लिश है। वैसे हम न्यायालय में जाकर किसी भी भाषा का हम प्रयोग कर सके जो भाषा हमारे पास अच्छे से आवे, लेकिन अगर राजभाषा की बात करेंगे अनुच्छेद 348 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा, तो वहां पर अगर कोई आपको लेकर पूछेगा कि कौन सी भाषा इनकी राजभाषा, तो इंग्लिश को हम प्राथमिकता देंगे। अगर आपको न्यायालय में जाना है और आप इंग्लिश नहीं आती तो ये मत सोचना कि हम न्यायालय में जाकर किसी चीज की मांग नहीं कर सकते। आप पे जो भी भाषा आती है आप अपनी उसी भाषा में वहां पर जाकर मांग कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए ये भाषा रखी गई है, न्यायालय इस भाषा का प्रयोग किया, लेकिन आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। 348 के बाद पढ़ेंगे 349, अनुच्छेद 349। 348 तक हमने पढ़ लिया और 348 के बाद देखेंगे 349। 349 हमें क्या बताता है कि 349 बताता है हमें राजभाषा में परिवर्तन, राजभाषा में अगर हमें परिवर्तन करना है तो किस अनुच्छेद के तहत हम करेंगे, तो राजभाषा में परिवर्तन हमें करना है तो उसके लिए किस आर्टिकल को रखा गया कि यह राजभाषा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 349 के तहत आता है। अब अगर हमें राजभाषा में परिवर्तन करना है तो कैसे कर सके हम, ऐसा तो नहीं है कि हमने हमारा मन किया और हमने राजभाषा में परिवर्तन कर दिया। ध्यान रखेंगे संसद के विशेष बहुमत, विशेष मतलब 2/3 बहुमत, संसद के 2/3 बहुमत से, अगर संसद का हमें 2/3 बहुमत मिला हुआ है तो हम किसी भी राजभाषा में परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसा अब तक तो नहीं हुआ। अगर संसद का 2/3 बहुमत हमें नहीं मिला तो हम राजभाषा में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350
350 और 350 अनुच्छेद हमें क्या कहता है, तो 350 अनुच्छेद हमें कहता है व्यथा के बारे में। अब व्यथा ये शब्द ही ऐसा आ गया कि पता नहीं क्या सुन लिया हमने, तो व्यथा कोई अलग चीज नहीं है, व्यथा मतलब शिकायत के बारे में, व्यथा मतलब शिकायत के बारे में। अगर हमें किसी भी भाषा में शिकायत करनी है, अगर हमें किसी भी भाषा में शिकायत करनी है तो हम किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं, अनुच्छेद 350 के तहत। ये 350 है, 351 अनुच्छेद 350 के तहत। इसके बाद 350 में ही संशोधन करके अनुच्छेद 350 कै और 350 ख जोड़े गए। अनुच्छेद 350 कै और 350 ख हमें क्या बताता है, केवल एक इसे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो 350 कै हमें बताता है कि प्राथमिक शिक्षा, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, हमारी प्राथमिक शिक्षा हमें हमारी मातृभाषा में मिलनी चाहिए, हमारी प्राथमिक शिक्षा हमारी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। ये हमें कहता है 350 कै। अनुच्छेद 350 कै कहता है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसमें वो हमें किस भाषा में मिलनी चाहिए, तो वो हमें हमारी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। लेकिन 350 ख क्या कहता है हमें, तो ये कहता है जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यकों को भाषाई आधार पर विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और ये बात बताता है अनुच्छेद 350 है। इसके बाद भाषा को लेकर आखिरी ये अंतिम अनुच्छेद है, और अनुच्छेद की हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 हमें क्या बताता है कि हिंदी भाषा का विकास। अब हिंदी भाषा का विकास का मतलब क्या है, जो हमारी हिंदी भाषा है मातृभाषा, उसका हमें विकास करना है। हमारा ये कर्तव्य है कि हमें अपनी मातृभाषा का विकास करना होगा, और ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो 351 हमें बोलता है कि हिंदी भाषा का विकास। अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा का विकास। जितने भी अनुच्छेद हमारे संविधान में भाषा को लेकर थे, हमने सभी के सभी पढ़ लिए एक बार, तो इन सभी का एक बार देख लेंगे ध्यान से। अब तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने अनुसूची 8 पढ़ी। अनुसूची 8 में हमारे भाषा का प्रयोग किया गया। भाषा, अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक अनुच्छेद हमें भाषा के बारे में बताता है। मूल भाषाओं की बात करें तो मूल भाषाएं हमारी 14 थी, और वर्तमान भाषा की हम बात करेंगे तो वर्तमान में भाषाएं हमारी 22 है। 8 भाषाओं को हमने जोड़ा। सबसे पहले 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हमने नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा, और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत हमने बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाओं को जोड़ा। अब अनुच्छेद हमें 343 से 351 तक क्या बताते हैं। 343 हमें कहता है कि हमारे लिए एक राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा। 344 क्या कहता है कि एक राजभाषा के लिए आयोग होगा। 344 के बाद 345 क्या कहता है कि राज्य की भी राजभाषाएं होगी। 346 हमें क्या बताता है कि पत्राचार की भाषा। पत्राचार की अगर कहीं पर भी पत्राचार का शब्द आ गया, इसका मतलब केंद्र और राज्यों के मध्य, या राज्यों के मध्य जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह पत्राचार की भाषा होगी। 347 कहता है कि किसी राज्य द्वारा किसी विशेष भाषा की मांग अगर हमें करनी है तो 347 के तहत हम करेंगे। और 348 हमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है। 349 कहता है कि अगर हमें राजभाषा में परिवर्तन करना है। 350 में अगर हमें किसी भाषा को लेकर शिकायत करनी है। 350 के हमें बताता है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वो हमें हमारी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। और 350 के हमें बताता है कि अल्पसंख्यकों की विशेष भाषा। उसके बाद अंतिम अनुच्छेद 351 जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।